बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। तो वो सारी स्टेटमेंट जिनमें हम कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। और कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि अगर आपके 80% मार्क्स आएंगे तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा, और अगर आपके 75% है तो आपका या 70% है तो आपका बी ग्रेड होगा। तो दीज आर डिफरेंट कंडीशंस, और ये कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड किया जाता है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज हम उसको स्टडी करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू अर्न एन ए इन मैथ्स। ठीक है, हमारे पास एक पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट कौन सी है, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। ठीक है, क्यू स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है और हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके बाद जो है तो आता है द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ देन सेइंग इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू। क्या अगर आपका मैथ्स में ए ग्रेड आएगा तो तभी आपको कंप्यूटर लेके दिया जाएगा। इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू। तो इसको हम कहते हैं इफ़ पी एंड देन क्यू, जैसे यहाँ पे मेंशन है इफ़ पी देन क्यू। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी और ये हमारे पास एक सिंबल होता है इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में हम इसको रीड करते हैं। वी कैन आल्सो फ्रेज दिस एज पी इम्प्लाइज क्यू। तो अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो हमारे पास पी क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू की ये हेडिंग्स में वैल्यूज़ हैं। तो जो फर्स्ट हमारा कॉलम होगा उसमें हमारे पास दो ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू हैं और उसके बाद दो फॉल्स हैं। जो क्यू है उसमें एक ट्रू एक फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स है। और एंड पे हमारे पास क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। इसका मतलब है अगर पी ट्रू होगी, ठीक है, तभी जो है तो क्यू की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। ठीक है, अगर मतलब कि P ट्रू का मतलब है कि अगर आपका मैथ्स में ए ग्रेड आ जाता है, ठीक है, तो और आपको लैपटॉप भी लेके दे दिया जाता है तो इट्स मीन के दैट इज़ ट्रू। इसलिए एंड पे हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रू। अच्छा जी, अब इफ़ P इज़ ट्रू मतलब कि अगर आपको मैथ में ए ग्रेड आ जाता है लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नहीं लेके दिया जाता तो इसका मतलब है कि हमने वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया जो कंडीशन हमारे पे लगाई गई थी। तो इसलिए इसका एंड रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ़ यू नॉट गेट ए इन मैथ्स, क्या आपका मैथ्स में ए ग्रेड नहीं आता। तो हमारी कंडीशन तो इससे रेलेवेंट कोई बात ही नहीं करती कि अगर मैथ्स का ए ग्रेड नहीं आता तो तब क्या किया जाएगा। ठीक है, हमारी कंडीशन सिर्फ ये बता रही है कि अगर मैथ्स में आपका ए ग्रेड आएगा तब आपको कंप्यूटर लेके दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब है कि अगर आपका मैथ्स में ए ग्रेड नहीं आता तो इसका मतलब है अब आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नेगेशन P। ठीक है, और नेगेशन P तो हमारा जो है तो कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि अगर किसी बच्चे का मैथ में ए ग्रेड आता है तो उसको कंप्यूटर लेके दिया जाए। अगर नहीं आता, ठीक है, तो इसके बारे में जो है तो हम कोई बात नहीं करते। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि अगर आपका मैथ्स में ए ग्रेड नहीं आता लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर ले दिया जाता है तो दैट्स ट्रू। हमने इसको ट्रू इसलिए कंसीडर किया है कि हमारी कंडीशन जो है तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसी तरह अगर आपका ए ग्रेड भी नहीं आता और आपको कंप्यूटर भी नहीं लेके दिया जाता तो इट्स मीन दैट इज़ ट्रू। ठीक है, हमने ये जो लास्ट टू स्टेटमेंट्स हैं, जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, ये इररेलेवेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करती। इसलिए इन दोनों को हमने क्या कंसीडर किया है, ट्रू कंसीडर किया। इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़ P एंड देन Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स देन कंडीशंस ऑफ Q बाय P इज़ इफ़ P देन Q। हम इसको रीड कैसे करते हैं, इफ़ P देन Q की फॉर्म में। और इसका जो है तो हम ये एरो यूज़ करते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और P को हम हाइपोथेसिस कहते हैं और Q को हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कि अगर जो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे है, इफ़ 1 इज़ इक्वल्स टू 1 देन 3 इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, मतलब कि अगर तो आपकी फर्स्ट कंडीशन इफ़ P देन Q, तो P हमारे पास क्या है, 1 इज़ इक्वल्स टू 1, Q हमारे पास क्या है, 3 इज़ इक्वल्स टू 3। तो इसके ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई।
ठीक है, मतलब कि p की वैल्यू हमारे पास ट्रू है। अब हम कहते हैं इफ़ 1 इज इक्वल्स टू 1 देन 2 इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब फर्स्ट p की वैल्यू तो आपके पास ट्रू है, 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, तो इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर किया है, फॉल्स कंसिडर किया है। अब देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब दिस इज फॉल्स, देन 3 इज इक्वल्स टू 3, तो इट्स मीन दैट इज आल्सो ट्रू। ये तो हमारी कंडीशन से रेलिवेंट ही नहीं है। p की वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है और q की आपकी ट्रू है तो ये हमारी कंडीशन से रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू कर दिए। और अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएं, जैसे यहाँ पे है फोर्थ में कि 1 इज इक्वल्स टू 2 देन 2 इज इक्वल्स टू 3, दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हैं, तो ये भी आपके पास ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। और फिफ्थ में क्या है, इफ़ 1 इज इक्वल्स टू 1 देन 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 3, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इफ़ 1 इज इक्वल्स टू 3 और 1 इज इक्वल्स टू 2 देन 3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब पहले आपके पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास देन के बाद q की वैल्यू आती है और वो आपके पास ट्रू है, इसलिए हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रखी है, ट्रू रखी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव वेज टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इम्प्लीकेशंस इफ़ p देन q, तो p इम्प्लाइज q हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ p और कोमा q भी लिख सकते हैं, p ओनली इफ़ q भी लिख सकते हैं, और p इज़ सफिशेंट फॉर q भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस, नॉट p अनलेस q, फिर q फॉलोज फ्रॉम p, q इफ़ p, q व्हेन एवर p, और q इज़ अननेसेसरी फॉर p, ये डिफरेंट वेज हैं जस्ट इम्प्लीकेशंस। और इम्प्लीकेशंस हमारे पास कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को ही हम इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक एक्सरसाइज आ जाती है, योर गारंटी इज़ गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर CD लेस दैन 90 डेज़ अगो, ठीक है, कि अगर आप कहीं से कोई CD लेते हैं और वो आपको शॉपकीपर कहता है कि आप इसको रिप्लेस या एक्सचेंज कर लें लेकिन 90 डेज़ के अंदर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, योर गारंटी इज़ गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर CD लेस दैन 90 डेज़ अगो, ठीक है ना, कि अगर आप जो है तो 90 डेज़ पहले ये ले आते तो आपकी गारंटी क्लेम हो सकती थी, ठीक है। अब इफ़ यू गारंटी इज़ गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD लेस दैन 90 डेज़ अगो, ठीक है। इसको आप जो है तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या इम्प्लीकेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज़ सफिशेंट टू बी अ वर्ल्ड फेमस, ठीक है, कहता है कि आप जो है तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड फेमस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास टू गेट अ टेन्योर, दोबारा मैं बता दूँ, टू गेट अ टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज़ सफिशेंट टू बी अ वर्ल्ड फेमस, ये आपके पास एक सेंटेंस है और आपने इसको चेंज करना है इम्प्लीकेशंस में, तो हम इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर अ वर्ल्ड फेमस, कि अगर आपको सारी दुनिया जानती है देन आप जो है तो देन यू विल गेट अ टेन्योर एज अ प्रोफेसर। टेन्योर का मतलब है कि तब आप एज अ प्रोफेसर जो है तो जॉब आपको मिल सकती है। फिर इसी तरह देन यू गेट द जॉब, that you get the job implies that you have the best credential, ठीक है। तो इसको अगर हम रीराइट करना चाहें इम्प्लीकेशंस में तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ यू गेट द जॉब, कि अगर तो आपको जॉब मिल जाती है तो इसका क्या मतलब है, देन यू हैव द बेस्ट क्रीडेंशियल्स, कि आपका जो है तो रिकॉर्ड अच्छा है। इसी तरह इट इज़ नेसेसरी टू वॉक 8 माइल्स टू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक, ठीक है ना। अगर हमने इसी स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशंस में लिखना हो, कंडीशन फॉर्म में लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ यू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक, कि अगर तो आप किसी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाती हैं, पीक का मतलब है बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाना, देन यू मस्ट हैव वॉकड 8 माइल्स, फिर आपने 8 माइल तक ज़रूर वॉक की होगी। तो फिर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू सिंबल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, लेट p एंड q बी प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो p हमारे पास गिवन है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम, q गिवन है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, और r हमारे पास गिवन है, यू गेट एन ए इन दिस क्लास। टू गेट एन ए इन द क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्ज़ाम। हम इसमें एक कंडीशन ये लगा दी है कि अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम में या अगर आप क्लास के अंदर ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी ए ग्रेड आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है p इम्प्लाइज r। और इसी तरह हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको कहा जाता है आप इसे ट्रांसलेट करें सिंबल्स में, तो स्टेटमेंट्स क्या है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, इम्प्लाइज यू गेट एन ए इन द क्लास। क्या मतलब इसका, कि आप
आपकी जो किताब है उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उन सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें और उसके बाद आप फाइनल में ए ग्रेड लें। और आपका अगर फाइनल में ए ग्रेड आएगा तो इसका मतलब है कि आपका क्लास में भी ए ग्रेड आ गया। तो इसको हम लिखते हैं पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। पी एंड क्यू, एंड का मतलब होता है ये दोनों चीज़ों का होना मस्ट है कि आप पूरी की पूरी जब तक बुक की सारी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल में ए ग्रेड नहीं आ सकता। इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है पी एंड क्यू, मतलब दोनों जो है तो आप काम करेंगे तभी आपका क्लास में ए ग्रेड आएगा। फिर हमने यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ करके आर लिखा हुआ है। उसके बाद हाँ एक और एग्जांपल है, गेटिंग एन ए ऑन द फाइनल एंड डूइंग एवरी एक्सरसाइज ऑन दिस ग्रुप इज़ सफिशेंट फॉर गेटिंग एन ए इन द क्लास। ठीक है, कि मतलब आप जो है तो फाइनल में ए ग्रेड लें और सारी एक्सरसाइजेज को आप सॉल्व करें, यही बहुत है कि आप जो है तो ए ग्रेड ले लें क्लास के अंदर। ठीक है, कि आप फाइनल में जब ए ग्रेड लेंगे और सारी एक्सरसाइजेज बुक की कंप्लीट कर लेंगे तो बस दैट्स इनफ कि आपका फिर क्लास में भी ए ग्रेड आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह फिर नेक्स्ट है कि लेट पी क्यू एंड आर बी द प्रपोजिशन, यू हैव द फ्लू, यू मिस द फाइनल एग्जाम एंड यू पास द कोर्स। पी क्यू आर आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब है इफ़ यू हैव द फ्लू देन यू मिस द फाइनल एग्जाम, मतलब आपको अगर फ्लू है कोई तो आप जो है तो फाइनल एग्जाम मिस कर गए। नेगेशन क्यू का मतलब क्या होता है, इफ़ यू डोंट, ठीक है, इफ़ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। आर का मतलब क्या था, यू पास द कोर्स, मतलब कि अगर आप फाइनल एग्जाम मिस नहीं करते तो आप पास हो जाएंगे कोर्स के अंदर। इसी तरह ये हमारे पास एक सिंबॉलिकल स्टेटमेंट गिवन है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसको अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम इसको पढ़ सकते हैं, इफ़ यू नाइदर हैव फ्लू नॉर मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। ठीक है, तो समटाइम्स पेपर में आपके पास ऐसे सिंबॉलिकल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उनको आपने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है और समटाइम्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स आएंगे तो उनको आपने सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना होगा। तो इसी तरह फिर हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। हायरार्की का मतलब है कि आपने किस ऑपरेशन को पहले करना है। जैसे डमास रूल होता है ना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपके पास अगर कोई एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो आप पहले उसमें डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और अगर आपके पास जो है तो 2 इन्वर्टेड जो है तो ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो आप पहले उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे भी जो नेगेशन ऑपरेटर होता है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर एंड ऑपरेटर को, और फिर डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर, और उसके बाद कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल गिवन है। हमने किस चीज़ का ट्रूथ टेबल फाइंड करना है, पी और इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसका एक ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमारे पास अभी वैल्यूज़ कितनी है, एक पी और एक क्यू है। तो मैंने पी को लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू को लिख दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो इसी तरह फिर नेगेशन पी क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू। ठीक है, इसको अगर हम जो है तो फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स ट्रू। ये मैंने जो है तो पिछली स्लाइड्स में आपको समझाया है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने इसको सॉल्व जो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नेगेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसके साथ भी ये नेगेशन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट में क्यू के साथ नेगेशन आ रहा है, तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप दूसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसके साथ एंड ऑपरेटर आ रहा होगा, और एंड नहीं है तो फिर जिसके साथ और आ रहा है फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप फाइनल इक्वेशन की तरफ आएंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू एंड फिर नेगेशन पी और इम्प्लाइज आर है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया, उसके बाद फिर नेगेशन पी को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर नेगेशन पी इम्प्लाइज आर जो नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एंड पे फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये ट्रू फॉल्स कैसे आया, क्योंकि ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया है। अब देखें यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट्स है, पी इम्प्लाइज क्यू ये भी हमने फाइंड किया है, और नेगेशन पी इम्प्लाइज आर ये भी हमने फाइंड किया, और इन दोनों के दरमियान ऑपरेटर कौन सा है, एंड है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड का मतलब होता है कि आपने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एंड में वैल्यू हमेशा आपकी 0 तभी आती है जब एक भी वैल्यू 0 होती है, मतलब एक भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स होगी तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, और ट्रू तभी आता है जब दोनों वैल्यूज़ आपके पास ट्रू हों।
अब ये एक और एग्जांपल है, आप इसको भी यहाँ पे क्या हम चेक करें, इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये इक्वालिटी को जो है तो दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। इसी तरह इम्प्लीकेशंस लॉ की बात की जा रही है कि P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होते हैं, नेगेशन P और Q, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे P इम्प्लाइज Q को फाइंड किया, फिर नेगेशन P लिया और फिर नेगेशन P और Q किया। तो ये देखें P इम्प्लाइज Q की भी ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है, और नेगेशन P और Q की भी वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है। तो इसको हम इम्प्लीकेशन लॉ भी कहते हैं। इसी तरह नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स देयरफॉर हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ एक गिवन है, ठीक है। जैसे अभी ये लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू नेगेशन P और Q, ठीक है। तो अगर आप जो है तो इनका दोबारा से नेगेशन ले ले, दोनों साइडों पे अगर आप नेगेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है ना। जब भी आप जो है तो एक एक्सप्रेशन का नेगेशन लेंगे और उसके अंदर और ऑपरेटर है तो वो और को हम किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, एंड में चेंज कर देते हैं, ये याद रखें। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और अगर दोबारा हम नेगेशन ले तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, P एंड नेगेशन Q, इसको हम डबल नेगेटिव लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ के, इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। तो हम अगर सिंपल सेंटेंस लिखने हो तो अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेशन लॉज की। इसी तरह माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप एंड आई कैन गेट टू द क्लास, ठीक है। इसी तरह इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर देन x इज़ ऑड और x इज़ 2। तो x इज़ प्राइम बट x इज़ नॉट ऑड एंड x इज़ नॉट 2। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, ये जो अभी हमने नेगेशन का फार्मूला पढ़ा है ना, नेगेशन P और Q, हम सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान, तो अली लिव्स इन पाकिस्तान आपके पास P स्टेटमेंट है, ही लिव्स इन लाहौर आपके पास Q स्टेटमेंट है। तो आपके पास ये P आ जाएगा और फिर नेगेशन Q है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर। इसी तरह हमने इस एग्जाम को सॉल्व किया है, सोल्यूशन गिवन है x इज़ प्राइम देन x इज़ ऑड और x इज़ 2। तो हम कह सकते हैं x इज़ प्राइम बट x इज़ नॉट ऑड एंड x इज़ नॉट 2, क्योंकि हम नेगेट कर रहे हैं ना, तो Q को जब नेगेशन करेंगे तो x इज़ नॉट हो जाएगा। अब इसी तरह इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाता है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। यही जो अभी हमने पिछली स्टेटमेंट में बात की है। तो अगर आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो ये आप प्रैक्टिस के लिए इसको देख सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फर्दर इसको एक दफ़ा देखते हैं, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे दैन 2 + 3 = 5। तो अगर हमने नेगेशन P और इम्प्लाइज नेगेशन Q करना हो तो हम कह सकते हैं इफ़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे दैन 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कि इफ़ इट स्नोज टुडे इट विल स्काई टुमारो, इफ़ इट डज़ नॉट स्नो टुडे आई विल नॉट स्काई टुमारो, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम जो है तो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इफ़ P इज़ अ स्क्वायर देन P इज़ रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं P इज़ नॉट स्क्वायर देन P इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। और इसी तरह ये फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनको आपको बताया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना A इज़ इक्वल्स टू B, तो हम कहते हैं B इज़ इक्वल्स टू A। तो इसको जो हम कहते हैं कन्वर्स, जैसे P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाया कि ट्रू 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 है। तो और इसमें जो है तो इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स और फॉल्स, पहले हमने P इम्प्लाइज Q फाइंड किया और उसके बाद हमने Q इम्प्लाइज P फाइंड किया, ठीक है। और ये आप देख लें कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं आती। अब इसी तरह राइटिंग कन्वर्स अगर हमने राइट करना हो तो हम कह देते हैं इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। तो हम कहते हैं कि इफ़, अब यहाँ पे टुडे इज़ फ्राइडे आपके पास P है और 2 + 3 = 5 आपके पास Q है। तो आप पहले Q लिखेंगे, कन्वर्स का मतलब होता है पहले आपने Q लिखना है। तो 2 + 3 = 5 देन टुडे इज़ फ्राइडे। और इसी तरह जो है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी गिवन है। अब इसी तरह इफ़ P इज़ अ स्क्वायर देन P इज़ अ रेक्टेंगल, तो हम पहले कह देंगे इफ़ P इज़ अ रेक्टेंगल देन P इज़ अ स्क्वायर। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है तो कॉन्ट्रापॉजिटिव की अगर हम बात करें तो द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ P इम्प्लाइज Q इज़ नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। मतलब जो आपका कन्वर्स होता है, अगर आप दोनों साइडों पे उसका नेगेशन ले लेंगे तो वो आपके पास कॉन्ट्रापॉजिटिव बन जाता है,
ठीक है। अ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापॉजिटिव आर इक्वलेंट, मतलब P इम्प्लाइज Q का जो कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस तरह राइटिंग कंट्रापॉजिटिव की बात करें तो इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, तो इसका क्या बन जाएगा कि आप पहले Q लिखेंगे लेकिन वो नेगेटिव में होगा तो नेगेशन होगा, तो हम कहेंगे इफ़ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। ठीक है, आपने बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं इन्हीं को आपने सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है P इज़ अ स्क्वायर देन P इज़ अ रेक्टेंगल, तो आप कह सकते हैं इफ़ P इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है, देन P इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने एक नज़र देखनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टडी किया है, फिर उसके बाद हमने कन्वर्स को स्टडी किया, उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव को स्टडी किया, और हमने ये देखा कि अगर हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम उसे चेंज कैसे करते हैं, डिफरेंट सिम्बॉलिकली कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद हम उन्हें कैसे प्रूव करते हैं उनकी, और उसके बाद हमने ये देखा है कि कौन सा डिमॉर्गन्स लॉ कौन सा होता है और डबल नेगेटिव लॉ हम किसे कहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।